बच्चे, अगले टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले पहले पता होना चाहिए फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। अब याद रखना, जो एटीपी है हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर या तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करके बनता है या फिर सनलाइट इस्तेमाल करके बनता है। अब अगर एटीपी ऑक्सीजन के इस्तेमाल से बन रहा है तो उस वक़्त इसको नाम दिया जाएगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और अगर सनलाइट की मदद से एटीपी बन रहा है तो उसको नाम दिया जाएगा फोटो फास्फोराइलेशन। याद रखना, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का प्रोसेस है ये रिस्पायरेशन के अंदर होता है। इट अकर्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। और जो फोटोफास्फोराइलेशन है, यानी जो सूरज की एनर्जी से एटीपी बनता है, तो सूरज की एनर्जी तो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस में होता है, तो इसका मतलब ये वाला अमल किस में इस्तेमाल होगा? फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स सनलाइट को इस्तेमाल करके अपने लिए एटीपी बनाते हैं। अब याद रखना, जो सनलाइट इस्तेमाल हो रही है, याद रखना बेटा, जो सनलाइट इस्तेमाल हो रही है वो दो तरीकों से इस्तेमाल होगा। यानी प्लांट के अंदर जो फोटोफास्फोराइलेशन है उसके फिर कितने टाइप होंगे? दो टाइप्स होंगे। एक को कहा जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, और दूसरे को कहा जाएगा साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। बस ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग के अंदर फीड करके रख देना है आप लोगों ने। इससे हमें अगले टॉपिक को पढ़ने में आसानी होगा, बहुत ज़्यादा हमें क्या होगा बेटा? मदद मिलेगा। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो अगला टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई आपसे पूछे भाई प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्या मतलब है, तो आपने कह देना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जा रहा है। ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring during photosynthesis is called process of photosynthesis। हमारे दिमाग में जब फोटोसिंथेसिस में केमिकल रिएक्शन की बात आ जाती है तो हमारा दिमाग फ़ौरन क्लिक कर लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा पानी के साथ मिल जाता है और मिलने के लिए इन दोनों को सनलाइट चाहिए, साथ में इन दोनों को क्लोरोफिल चाहिए। और जब ये दोनों
सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल जाते हैं तो प्लांट के लिए ग्लूकोज और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा फोटोसिंथेसिस को लेके ये छोटा सा रिएक्शन आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट कैन मेक देयर ग्लूकोज एंड बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। बस हमारे दिमाग में ये पॉइंट आ जाता है। बट याद रखना बेटा, जस्ट सिंपल एक बात मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सी आइडिया देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वाटर एक लिक्विड है। तो गैस कभी भी लिक्विड के साथ इतनी जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। गैस कभी भी लिक्विड के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे पानी हो या चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, इन दोनों को आपस में मिलने के लिए कम अज कम 1000 केमिकल रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा। 1000 केमिकल रिएक्शंस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इस लायक हो जाएंगे कि किसी न किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पानी के किसी टुकड़े के साथ मिल जाएगा और हमारे लिए या प्लांट्स के लिए ग्लूकोज बन जाएगा। और जो ग्लूकोज भी बनता है ना बेटा, याद रखना वो भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता। ग्लूकोज के टुकड़े होते हैं जिन्हें रेवोल्यूज कहा जाता है, वो बाद में आपस में मिलके तब जाके ग्लूकोज हमारे लिए बना देते हैं। खैर वो डिटेल में जब जाएंगे तब हमें पता चलेगा। तो याद रखने की पॉइंट क्या है यहाँ पर, याद रखने की यहाँ पे जो साइंस है वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस में कम अज कम 1000 केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब आपने क्या करना होगा, इन 1000 के 1000 केमिकल रिएक्शंस को सीखना होगा, समझना होगा। बट जब हम लोग इन 1000 केमिकल रिएक्शंस को सीख रहे होते हैं तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी बजा देता है कि हम 1000 केमिकल रिएक्शन कैसे याद कर लें। तो हमारे आसानी करने के लिए साइंटिस्ट्स ने इन 1000 केमिकल रिएक्शंस को आगे चल के 2 ग्रुप में तकसीम किया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। उनमें से एक ग्रुप को नाम दिया गया लाइट रिएक्शंस और दूसरे को नाम दे दिया गया है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। साइंटिस्टों ने उन 1000 केमिकल रिएक्शंस को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया। एक को कहा जा रहा है लाइट रिएक्शन और दूसरे को क्या कहा जा रहा है, डार्क रिएक्शन कहा जा रहा है। और हम जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइट रिएक्शन एंड वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट द डार्क रिएक्शन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले लाइट रिएक्शन को पढ़ते हैं। पहले किसको पढ़ते हैं भाई, लाइट रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। हम पहले किसको पढ़ने जा रहे हैं, लाइट रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। याद रखना, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन, तो उसका नाम लिख लें LIGHT, लाइट, REACTION, लाइट रिएक्शन। पता है लाइट रिएक्शन ही को असल में फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। लाइट रिएक्शन को असल में क्या कहा जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जा रहा है। जो लाइट रिएक्शन है उस ही का जो असल नाम है, ओरिजिनल नाम है, वो क्या है भाई, फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। लाइट रिएक्शन पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे ना, जितने भी रिएक्शंस यहां पर इस्तेमाल होंगे, उन तमाम को करने के लिए लाइट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है भाई, लाइट चाहिए होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे दी रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस
for which light is crucial, light is essential। फोटोसिंथेसिस के अंदर वो रिएक्शन जिनके लिए लाइट अशद ज़रूरत होती है, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? लाइट रिएक्शन या फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। लाइट रिएक्शन या फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। अच्छा, ये रिएक्शन कहाँ पर होता है? इट अक्कर्स इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पर ये जरूरी होता है। इसके अंदर बनता क्या है, इसका मकसद क्या है? प्लांट अगर ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसका मकसद क्या है? अगर हो रहा है ना तो इसका मकसद क्या है? पहला मकसद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि जो लाइट आ रहा है उस लाइट को जज्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट एब्जॉर्ब होगा तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, लाइट को इस्तेमाल करके एटीपी बनाया जाएगा। क्योंकि आप कहते हैं ना जो खुराक है उसमें ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज के अंदर एनर्जी होता है, तो भाई ये ग्लूकोज अपना एनर्जी कहाँ से ले लेता है? ग्लूकोज अपना एनर्जी कहाँ से ले लेगा भाई? एटीपी ही से तो ले लेगा, क्योंकि एटीपी ही तो करेंसी ऑफ एनर्जी है। अच्छा, और क्या बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। तो असल मकसद क्या है? एक तो एटीपी को बनाना और फिर NADPH2 को बनाना। इन दोनों को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। याद रखना, जो लाइट रिएक्शन है ये 2 साइकिल में कंप्लीट होगा, 2 हिस्सों में, 2 पोर्शन में, 2 रीजन में, 2 जगह पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट होगा। इट हैज 2 स्टेप्स, इट हैज 2 स्टेप्स। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। उनमें से जो पहला स्टेप है, उनमें से जो पहला स्टेप है उसे कहा जा रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो दूसरा है उसे कह रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शंस के कितने स्टेप्स हैं सर? 2 स्टेप हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। अब आपके दिमाग में आ रहा है नॉन साइक्लिक क्या बला है, साइक्लिक क्या बला है? इन दोनों को समझना है आप लोगों ने। ये पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स को समझना है कि नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है और साइक्लिक में क्या हो रहा है। वैसे उर्दू का मुहावरा है ना, लौट के बुद्धू घर आए, या सुबह का बोला शाम को घर लौटे तो उसे बोला नहीं कह देते, उसे अक्लमंद कह देते हैं। आप लोग ने ये मुहावरे पढ़े हैं। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक, अगर बुद्धू घर को ना लौटे तो उसे क्या कहा जाएगा? नॉन साइक्लिक कहा जाएगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी इसमें कोई बुद्धू होगा वो पलट के घर नहीं आएगा, बोलेगा एक बार हमने घर छोड़ दिया तो वल्लाह कि हम पलट के आ जाए, हम नहीं आएगा भाई, हम घर छोड़ के गए बस अभी हम नहीं आएगा। ये वाला किस्सा यहाँ पे क्या हो रहा है? चल रहा है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन
बेटा याद रखना ये, अच्छा इस पॉइंट को फिलहाल छोड़ देते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को फिलहाल छोड़ देते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, ये दोनों किसके अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। तो पहले मैं आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। तो क्लोरोप्लास्ट के डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे जगह जगह पर सिक्के की मानंद कुछ चीज़ें पड़े हुए होते हैं, इनको कहा जा रहा है ग्रेना या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इन्हें क्या कहा जा रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या ग्रेना कहा जा रहा है। मैं दोनों को अलग अलग रंग से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। तो फिलहाल मैंने क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड के खजाने रखे हुए हैं, क्लस्टर रखे हुए हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहां पर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड के खजाने रखे होते हैं, उसको हम लोगों ने कल नाम दिया था फोटो सिस्टम का। किसका नाम दिया था भाई, फोटो सिस्टम का नाम दिया था। और मैंने आपको क्या कहा था कि जो फोटो सिस्टम है उसके दो टाइप होते हैं, एक को कहा जाता है फोटो सिस्टम 1 और दूसरे को कहा जाता है फोटो सिस्टम 2। तो लेट सपोज ये जो पहला क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खजाना पड़ा हुआ है, ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 है। और कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ पे एक्टिव हो जाता है। कल मैं आपको ये बात पढ़ा चुका हूं। अब रह गई दूसरी बात, दूसरी तरफ की खजाना, इसको मैं नाम दे रहा हूं फोटो सिस्टम 1 का। फोटो सिस्टम 1 का इसको मैं नाम दे रहा हूं। और कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं जो फोटो सिस्टम 1 है वो हमेशा 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पर काम करता है। और अगर आप लोग मुझसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, आप लोगों ने मुझसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हो, तो मैंने क्या कहा था, जो थाइलाकॉइड है वो आपस में भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, लिंक हैं। तो इसका मतलब ये वाला खजाना उस दूसरे खजाने के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला खजाना उस दूसरे खजाने के साथ जुड़ा हुआ है, लिंक है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 के दरमियान में मौजूद है। ये भी खजाना है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का खजाना है, ये भी क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का खजाना है। अगर ये खजाना हम इंसानों के अंदर होता तो वल्लाह के ज़िंदगी में काम कर लेते, सारा दिन धूप के ऊपर लेटे रहते, मज़े से फोटोसिंथेसिस करके अपना खुराक वहीं पे बना रहे थे। मैं तो अगर फोटोसिंथेसिस करता, मैं तो खुदा की कसम हिमालय की चोटी पे जाकर लेट जाता या समंदर पे निकल जाता। मुझे एंजॉय करना होता, मुझे क्या ज़रूरत थी मैं रोज़ी रोटी के लिए भागूं। तो क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बस ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब आ जाते हैं अपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है बेटा, वो हमेशा फोटो सिस्टम 2 पे काम करता है। फोटो सिस्टम 2 से शुरू होता है। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो हमेशा फोटो सिस्टम 2 से क्या होता है, शुरू होता है, P680 से शुरू होता है। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो फोटो सिस्टम 2 है उसको जब हम गौर से देखेंगे तो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसके सेंटर में रिएक्शन सेंटर होता है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल ए होता है। जो फोटो सिस्टम 2 है उसके सेंटर में, जिसका नाम था रिएक्शन सेंटर, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। और इस क्लोरोफिल ए के
आसपास एंटीना सेंटर होता है जिसमें कैरोटीनॉइड भी होते हैं, क्लोरोफिल ए भी होता है और क्लोरोफिल बी भी होता है। बहुत सारे पिगमेंट्स इसके आसपास ऐसे पड़े हुए हैं। इन पिगमेंट्स को नाम दिया जा रहा है एसेसरी पिगमेंट्स। इन पिगमेंट्स को क्या कहा जा रहा है बेटा? एसेसरी पिगमेंट्स, जो क्लोरोफिल ए को चारों तरफ से क्या कर रहे हैं? घेर ले रहे हैं। ये येलो कलर है, इन्हें एंटीना कहा जा रहा है। इनका काम रहता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, जिसके सेंटर में क्या पड़ा हुआ है? क्लोरोफिल ए पड़ा हुआ है। क्लोरोफिल ए पड़ा हुआ है। और ये हमारे पास सूरज है। दिस इज दी सन। ये हमारे पास सूरज है और आपको पता है सूरज से हमेशा मुख्तलिफ नौइयत के वेव्स आके पत्ते पे गिर जाते हैं और पत्ते के ऊपर गिर जाने के बाद वो पत्ते में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के ऊपर गिर जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में गिर जाने के बाद वो कहाँ पे चले जाते हैं? उस खजाने के ऊपर गिर जाते हैं, जिसको हमने कुछ देर पहले फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 1 का नाम दिया। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि सूरज से जो शुआएं आ रही हैं, सूरज से जो शुआएं आ रही हैं वो आके हमारे फोटो सिस्टम 2 के बाहर वाले एंटीना के ऊपर गिरते हैं। बाहर वाले एंटीना के ऊपर गिरते हैं। अब ये जो शुआएं आ रही हैं, इन शुआओं के अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। इन शुआओं के अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स मौजूद होते हैं बेटा। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स इनके अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इन एनर्जी के पैकेट्स को कहा जाता है फोटोन। PHOTON, फोटोन कहा जा रहा है। जब ये आके हमारे कैरोटीनॉइड के ऊपर या क्लोरोफिल ए के कैरोटीनॉइड के ऊपर या क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल ए के ऊपर गिरते हैं, तो ये फोटोन अपनी एनर्जी इन बाहर वाले पिगमेंट को दे देते हैं और ये बाहर वाले पिगमेंट अपनी एनर्जी इकट्ठा करके क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देते हैं। तमाम के ऊपर जब आके लाइट पड़ जाता है तो हर एक को फोटोन से एनर्जी मिलता है और ये लोग इतने शरीफ हैं कि ये अपनी इसी एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करके क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। किसको दे रहे हैं बेटा? क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं। और यूं चारों तरफ से जब क्लोरोफिल ए को एनर्जी मिलेगा, चारों तरफ से जब क्लोरोफिल ए को एनर्जी मिलेगा तो क्लोरोफिल इंतहाई ज़्यादा एक्साइट होगा। इंतहाई ज़्यादा क्या होगा? एक्साइट होगा। और आपने पढ़ा हुआ है कि क्लोरोफिल के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इस आने वाले फोटोन के लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैग्नीशियम फौरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लियो के फार्मूला मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल के अंदर मौजूद है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अभी लॉस कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गए? निकल गए। इतनी ज़्यादा गर्मी हमने इसको, सॉरी बेटा 1 मिनट, इतनी ज़्यादा हीट हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है कि इस हीट ने जाके क्लोरोफिल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया, गर्म कर दिया। और वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो गर्म होने के बाद उन्होंने क्लोरोफिल को छोड़ के ऊपर चले गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को छोड़ के ऊपर चले गए, यानी उन 2 इलेक्ट्रॉन ने अपने घर को छोड़ दिया, अब वो ऊपर निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। जैसे आप कमरे के अंदर हो, आपको ज़्यादा गर्मी लगे तो आप कमरे को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। क्लोरोफिल में मौजूद मैग्नीशियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं किया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? रिलीज होके बाहर चले गए। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होके बाहर चले गए, बाहर निकल गए, अब रात का टाइम आया, इन 2 इलेक्ट्रॉन को सोने के लिए जगह चाहिए था। रात का टाइम आया, इन 2 इलेक्ट्रॉन को सोने के लिए जगह चाहिए था। अब जगह कौन देगा भाई? रात का टाइम है, कौन मुफ्त में जगह दे दे? ना इसके पास पैसे हैं, ना कोई होटल है, ना कोई और चीज़ है।
तो एक खुदा तरस बंदा है, वो कह देता है कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ। उस खुदा तरस बंदे को नाम दिया जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या कहा जाता है इसको? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा जा रहा है। और ये दो इलेक्ट्रॉन आर्जी तौर पर आके एक रात के लिए इसके पास रुक गए। लेकिन जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिली है तो ये दोनों एनर्जी ये जो दो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब प्लांट सोच रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि जिससे ये इतना गर्म होके ऊपर चला गया है, इतना तरक्की करके ऊपर चला गया है, क्यों ना मैं इस एनर्जी को इस्तेमाल कर लूँ, क्यों ना मैं इस एनर्जी को इस्तेमाल करूँगा। तो जब आप एनर्जी को इस्तेमाल करोगे तो एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब प्लांट इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। क्या करता है? कोशिश करता है। उसके लिए प्लांट्स ने अपने बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स बनाए हुए हैं। उन केमिकल्स को कल हम लोगों ने नाम दिया था कैपिस्टर का। उन केमिकल को किस चीज़ का नाम दिया हमने? कैपिस्टर का नाम दिया। जैसे एक कैपिस्टर था, उसका नाम था प्लास्टोक्विनोन, फिर दूसरा था साइटोक्रोम, फिर तीसरा था उसका नाम था प्लास्टोसायानिन, फिर चौथा था फेरोडॉक्सिन। तो कल मैं आपको लेक्चर में ये बातें पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, मुझे पता था ये चीज़ें आगे आ जाएंगी। तो प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने अपने जिस्म के अंदर कुछ प्रोटीन बनाए, कुछ प्रोटीन बनाए। उनमें से जो पहला प्रोटीन प्लांट ने बनाया, उस प्रोटीन को कहा जा रहा है प्लास्टोक्विनोन, PLASTO, प्लास्टोक्विनोन। तो ये जो खुदा तरस बंदा था, इसने जो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, उसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को धक्का देके बाहर निकाला। तुम निकल जाओ, जब तुम अपने घर के नहीं हुए तो तुम मेरे पास भी नहीं हो सकते। तो ये दो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से निकल जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। जब कोई आपको घर से निकाल देता है तो मोरल डाउन हो जाती है, थोड़ा सा आप खड़ हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, कोचरा फील कर लेते हैं। तो जो मस्ती, जो बदमाशी आपके अंदर था, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? थम जाएगा। प्लास्टोक्विनोन के बारे में मैं कल आपको बता चुका हूं कि ये एक प्रोटीन है जो किस चीज़ से बना है भाई? कॉपर इसके अंदर होता है, कॉपर से बना हुआ है। प्लास्टोक्विनोन कहेगा कि देखो मिस्टर इलेक्ट्रॉन्स, आप दोनों इतने ज़्यादा मस्त हो, मेरे पास भी आप लोगों को रखने के लिए जगह नहीं है। तो प्लास्टोक्विनोन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आगे एक और जगह पे भेज देता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आगे एक और जगह पे भेज देता है। उस जगह का नाम है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। और मैं कल आपको बता चुका हूं जो साइटोक्रोम है उसके 4 टाइप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। तो समझ लीजिएगा इसी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर वो चारों टाइप यहाँ पे क्या हैं? रखे हुए हैं। तो वो दो इलेक्ट्रॉन इस प्लास्टोक्विनोन से आ जाएंगे साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। दोज टू इलेक्ट्रॉन विल कम इनटू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर आ जाएंगे बेटा? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आ गए। अब जब इसने इनको धक्का दिया तो एनर्जी थोड़ा कम पड़ गई। इसने जब इनको धक्का दे के बाहर निकाल दिया तो थोड़ा सा एनर्जी और क्या हो गई? कम पड़ गई। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कह देता है कि चलो थोड़ा तुम इंसान का बच्चा बन गए, अब मैं तुमसे थोड़ा सा एनर्जी क्या कर सकता हूँ?
यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी मैं तुमसे ले सकता हूँ। तो क्या होता है, ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स इससे थोड़ा सा एनर्जी ले लेगा। इससे क्या करेगा बेटा, थोड़ा सा एनर्जी ले लेगा और क्या करेगा, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके प्लांट्स के अंदर जो एडीपी है, क्या है बेटा, एडीपी है, उस एडीपी को एक फास्फेट के साथ मिला देते हैं। एडीपी को एक फास्फेट के साथ मिला देते हैं और प्लांट्स के लिए एक एटीपी बना देते हैं। प्लांट्स के लिए क्या कर लेते हैं बेटा, एक एटीपी बना देते हैं और यूं प्लांट्स के लिए क्या हो गया, एक एटीपी बन चुका है। और आपको मैंने क्या बोला, एटीपी का बनना क्या कहा जाता है, एटीपी के बनने को नाम दिया जाता है फास्फोराइलेशन। और जब ये एटीपी लाइट की मदद से बने तो इसको नाम दिया जाता है फोटोफास्फोराइलेशन। अभी तक हम नॉन साइक्लिक की बात हम नहीं समझ रहे, नॉन साइक्लिक क्या है। अच्छा जी, अब बात बाद में कर लें। खैर, ये एटीपी प्लांट ने अपने लिए बना के तैयार किया हुआ है। एटीपी प्लांट ने अपने लिए क्या किया है, बना के तैयार कर लिया। अब ये साइटोक्रोम जब इस 2 इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को इस्तेमाल करेगा तो साइटोक्रोम इन 2 इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि अब तुम दोनों मेरे काम के नहीं हो, अब तुम दोनों मेरे से क्या कर लो भाई, छुट्टी कर लो। आप दोनों को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रुखसत कर रहा हूँ, चलो जाओ भाई अपना काम कर लो। आप दोनों को क्या करूँगा, मैं रुखसत करूँगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे एक और जगह की तरफ चले जाते हैं, एक और ठिकाने की तरफ चले जाते हैं। उस जगह को कहा जाता है प्लास्टोसायनिन। और यूं ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन में आ गए। कहाँ पर आ गए बेटा, प्लास्टोसायनिन में आ गए हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिल वक्त प्लास्टोसायनिन में हैं, दोनों इसी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, जब आप घर से निकल जाते हो तो घर में आपकी जगह खाली रह जाती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकाल दिए गए तो क्लोरोफिल ए के अंदर इन 2 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो गई है, खाली रह गई है। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। अब क्या होगा, अब बेटा प्लास्टोसायनिन देखेगा कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे काम के नहीं हैं। प्लास्टोसायनिन विल सी दैट दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर नॉट ऑफ माई नीड, मेरे काम के नहीं है। तो प्लास्टोसायनिन इन 2 इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करेगा, आगे एक और जगह पे क्या करेगा, भेज देगा। और उस जगह को नाम दिया जाता है फोटोसिस्टम 1 का। उस जगह को क्या नाम दिया जाता है भाई, फोटोसिस्टम 1 का नाम दिया जा रहा है। जो मैं आपको बता चुका हूं कि उस फोटोसिस्टम 1 को एक्टिव करने के लिए 700 नैनोमीटर वेवलेंथ चाहिए, 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ चाहिए। अब फोटोसिस्टम 1 को भी आप लोगों ने कल पढ़ा था कि ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे फोटोसिस्टम 2 था। इसके सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है जिसको हम रिएक्शन सेंटर का नाम दे रहे हैं। और इसके आसपास जब आप देखेंगे, इसके आसपास हमारे पास बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं या बहुत सारे क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल होते हैं जो इसको चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो फोटोसायनिन के पास थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन आके फोटोसिस्टम 1 को प्रोवाइड की जाती है। किसको प्रोवाइड की जाती है बेटा, फोटोसिस्टम 1 को प्रोवाइड की जाती है। प्लास्टोसायनिन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया है फोटोसिस्टम 1 पे। और आपको पता है
कि जो फोटो सिस्टम 1 है उस पे भी तो आपको आके धूप की शुआएं गिर रही हैं, उस पे भी आके तो धूप की शुआएं गिर रही हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इससे खुद निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे खुद निकलेंगे। तो एटलीस्ट फोटो सिस्टम 1 से कुल कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन फिलहाल टॉपिक को समझने के लिए आप ये समझें कि इस वक्त इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। होता क्या है कि फोटोसायनिन कहता है कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन जो अपने घर के नहीं हो सके, जो ऊपर वाले किसी के नहीं हो सके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरी भी किसी काम के नहीं है। तो फोटो सिस्टम 1 इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर देता है, यहाँ से ऊपर भेज देता है। और इनको जब ऊपर कहीं पर भेज देता है तो वहाँ पर भी एक सिस्टम पड़ा हुआ है, एक चीज़ पड़ा हुआ है जो कहता है कि चलो खैर है, आप आज की रात मेरे पास रुको। उसको भी क्या कहा जा रहा है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा जा रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे और वहाँ पे चुपे रहेंगे। वहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा? चुपे रहेंगे, कुछ देर के लिए वहाँ पर रुके रहेंगे। अब आपको पता है कि जब कोई बंदा घर छोड़ के जाता है तो बुरे लोगों का उसके ऊपर नज़र होता है। जब भी कोई घर छोड़ के जाता है, कोई लड़का घर छोड़ के चला जाता है, तो दहशतगर्द उसको चाहते हैं कि हम इसे अपने साथ मिला के चोरी करें, चकारी करें। कोई फीमेल है तो मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम किस्सा इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। घर को छोड़ के चले गए तो अब ज़माना तुम्हारे ऊपर तरस नहीं करेगा। पीपल विल ट्रीट यू लाइक व्हाट दे नीड। खैर फिलहाल इस बात को छोड़ देते हैं, इस पॉइंट पे सोचना कि इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। खैर आ जाते हैं पीछे एक पॉइंट की तरफ, पीछे एक पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ज़रा बात पे गौर कर लें। जो फोटो सिस्टम 2 जब एक्टिव हुआ, जब इस पे धूप आके गिरी तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और उन 2 इलेक्ट्रॉन का जगह यहाँ पर क्या हुआ? खाली हुआ। क्या हुआ? जगह खाली हुआ। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन की जगह को हर हाल में आप लोगों ने पूरा करना है, नहीं तो ये क्लोरोफिल ए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जब क्लोरोफिल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्लोरोफिल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। और जब क्लोरोफिल खुश्क हो जाएगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और प्लांट जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो प्लांट फौरन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल चुके हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा की जाए? तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट्स एक और प्रोसेस का सहारा लेते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। प्लांट्स ने एक और प्रोसेस का सहारा लिया, उस प्रोसेस को कहा जा रहा है फोटोलाइसिस। इस प्रोसेस में जो आप पौधे को जिंदा रहने के लिए पानी देते हो, पौधा उस पानी को अपने अंदर तोड़ देता है। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर बाय सनलाइट, बाय सनलाइट। धूप की मदद से पानी के तोड़ने के अमल को क्या कहा जा रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर बाय सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। अब इस अमल में पानी को तोड़ा जाएगा। तो बेटा ये वो पानी का मालिक्यूल है, इस पानी के मालिक्यूल के ऊपर सूरज की शुआएं आके गिरती हैं। सूरज की शुआएं भी आके क्या हो रही हैं? इसके ऊपर गिर रही हैं। और इन शुआओं के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि ये शुआएं इस पानी के टुकड़े टुकड़े कर देता है
और उनमें से जो पहला टुकड़ा होगा वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे। और साथ में एक आधा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक आधा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होगा। मॉलिक्यूल आधा है तो ये पूरा कब होगा, अगली बार जब दोबारा से पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दोबारा से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, दोबारा से आधा ऑक्सीजन अब निकलेगा, तो वो आधा और ये आधा मिल जाएंगे और हमारे लिए ऑक्सीजन को बनाएंगे, जो बाय प्रोडक्ट होगा जिसको हम फिर बाद में अपने रिस्पायरेशन के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके क्लोरोफिल ए के अंदर उस खाली गैप को पूर कर देते हैं, उस खाली गैप को भर देते हैं, खाली गैप को क्या कर देते हैं, फुल कर देते हैं, भर देते हैं। और यूं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, अब वो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या की गई है, पूरा की गई है। चलें भाई, ये बात तो हमें समझ में आ गया है। आ जाते हैं वापस अपने कहानी की तरफ, वापस अपने कहानी की तरफ आ जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी जगह नहीं देख रहे, हर कोई इसे दुत्कार रहा है, हर कोई इन्हें गलत इस्तेमाल करके अपने काम निकाल के इन्हें दुत्कार के गेट आउट, इन्हें यूज करके फेंक करा जा रहा है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर गंदे लोगों का नजर है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर गंदे में से गुंडे वगैरह का नजर है। और आपको पता है गुंडों के बहुत सारे चमचे होते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा गुंडा है, उसको नाम हम दे रहे हैं NADP का। एक बहुत बड़ा गुंडा है, उसको हम नाम दे रहे हैं NADP का। उस गुंडे का एक चमचा है, उस चमचे को हम नाम दे रहे हैं फेरोडॉक्सिन। क्या होता है, ये फेरोडॉक्सिन आके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को कुछ पैसे देता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बेहोश करके मेरे हवाले कर दो। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फोटो सिस्टम 1 का हिस्सा है, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से आगे बेच देता है, यहां से आगे क्या करता है, इनको बेच देता है। और यूं ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे फेरोडॉक्सिन के पास आ गए। किसके पास आ गए, फेरोडॉक्सिन के पास आ गए। और फेरोडॉक्सिन खुश करने के लिए, अपने बॉस को खुश करने के लिए, इनको अपने बॉस को एज अ तोहफे के तौर पर दे देता है। फेरोडॉक्सिन इन दोनों क्या करता है, अपने बॉस को खुश करने के लिए, इनको अपने बॉस को खुश करने के लिए अपने बॉस को दे देता है। NADP को ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको पता है जो गुंडा होता है, वो जो विलन होता है, वो बहुत लालची होते हैं। जितना पैसा मिले, जितना चीज़ मिले, वो उनका दिल भरता नहीं है। वो कहते हैं मुझे और भी चीज़ चाहिए जो मेरे काम का हो, जो मुझे एक और चीज़ भी चाहिए जो मेरे काम का हो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो इतने में इनको याद आ जाता है कि फोटोलाइसिस में 2 हाइड्रोजन के एटम भी बन गए थे, वो भी अभी भटक रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं, कहीं पे चल फिर रहे हैं, कहीं पे घूम रहे हैं। तो वो इन 2 हाइड्रोजन को भी पकड़ लेते हैं और इन 2 हाइड्रोजन को भी उठा के लेके आ जाते हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन को भी 2 हाइड्रोजन को भी क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 हाइड्रोजन को भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और यूं जब बॉस के पास NADP के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आ जाएं, तो ये NADP H2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, NADP में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसको
ये दो इलेक्ट्रॉन आखिर में कहाँ पर आ गए, इस NADP के पास आ गए। इसने इनको इस्तेमाल करके गोली मार के ख़त्म कर दिया। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, ख़त्म हो गए। और बेटा इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जा रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जा रहा है। दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप इसके डायग्राम को देखें, आप इसके डायग्राम को देखें बेटा। जब आप इसके डायग्राम को देखते हैं तो इसका डायग्राम आप अगर अपने कॉपी को तिरछा करें तो इसका डायग्राम ऐसे Z की तरह बनेगा। जैसे ये Z यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पर आया, फिर ऊपर चला गया, तो ये जिग जैग मैनर है, Z की तरह है। तो इस वजह से इसको एक और नाम भी दिया जाता है, Z स्कीम। पेपर में आ जाता है कि ड्रा दी Z स्कीम, तो ये Z स्कीम क्या हो गया बेटा, बन गया है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ये वो था जिसमें दो इलेक्ट्रॉन एक बार घर से निकले तो वापस घर नहीं आ सके। जब घर नहीं आओगे तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉन साइक्लिक कहा जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP। फोटो मतलब बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। साइक्लिक मतलब क्या है कि अगर एक बार जो इलेक्ट्रॉन निकल गए वो पलट के वापस भी आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकल गए वो क्या हो जाएंगे बेटा, वापस आ जाएंगे कि भाई हम दुनिया वालों के इस्तेमाल में नहीं होंगे, हमें पता है दुनिया बुरी है। वो क्या हो जाते हैं बेटा, वापस पलट के आ जाते हैं। ज़रा फिर से ऊपर आ जाएं। मैं आपको एक कहानी ऊपर बता चुका हूँ, एक किस्सा आपको बता चुका हूँ। मैंने क्या कहा कि जो प्लास्टोसाइनिन है ये दो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को दे रहा है। इतने में धूप आके फोटो सिस्टम 1 के ऊपर गिरता है तो यहाँ से अपने भी दो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। याद है आपको कुछ मैंने ऐसा कहा था, अपने भी दो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। लेकिन मैंने उन दो इलेक्ट्रॉन को गोलमोल करके कहीं पे छुपा दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ इन दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और मैंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इससे फिर आगे ऊपर चला जाता है, जिसके ऊपर गुंडे का नज़र पड़ जाता है, जो इसको इस्तेमाल करके अपने लिए क्या बनाता है, NADPH2 बनाता है। लेकिन इसके अपने दो इलेक्ट्रॉन मैंने कहीं पे गोलमोल कर दिए, छुपा दिए। इसके इन दो इलेक्ट्रॉन के पढ़ने को क्या कहा जाता है बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जा रहा है। इसके इस दो इलेक्ट्रॉन को पढ़ने को क्या कहा जा रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जा रहा है। तो अब हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा याद रखना जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा वो हमेशा फोटो सिस्टम 1 पे होगा। किसमें होगा, फोटो सिस्टम 1 में होगा। जिसका 1 है, जिसका फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि वो कौन से वेवलेंथ पे काम करता है, P700 पे काम करता है। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो फोटो सिस्टम 1 है उसके रिएक्शन सेंटर में एक मॉलिक्यूल पड़ा होता है जिसको क्या कहा जा रहा है, क्लोरोफिल A कहा जा रहा है। जिसके दरमियान में फोटो सिस्टम 1 के दरमियान में एक मॉलिक्यूल पड़ा होता है जिसे क्या कह रहे हैं बेटा, क्लोरोफिल कह रहे हैं। बल्कि मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल कह रहे हैं। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो फोटो सिस्टम 1 है उसके आसपास बहुत सारे पिगमेंट्स पड़े हुए हैं जिनमें कैरोटीनॉइड भी होता है, जिनमें क्लोरोफिल A भी होता है, जिनमें क्लोरोफिल
बी भी क्या होता है बेटा, मौजूद होता है। ये फोटो सिस्टम 1 है। जब बजात, ये सूरज है बेटा, ये सनलाइट है, ये सूरज है। जब मैंने आपको कहा कि सूरज से जब शुआएं आ जाती हैं तो कुछ शुआएं ट्रेवल करते हुए आके उस वक़्त फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। जिसके पास कुछ देर पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और से आए, लेकिन अब इन लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ का जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन पैदा करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से उठेंगे, ये ऊपर चले जाएंगे और ऊपर एक खुदा तरस बंदा मौजूद है जिसको नाम दिया जा रहा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन को कबूल कर रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कबूल कर रहा है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा जा रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले हैं ना, वो पहले किसके पास जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे और एक रात के लिए इसके पास क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगली सुबह इनको बोल देता है कि भाई प्लीज़ आप लोग चले जाओ, आप अपने घर के नहीं हुए तो आप मेरे कैसे हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा परेशान होके, खड़ होके आगे जाएंगे। इनके आगे यहाँ पर एक मालिक्यूल पड़ा हुआ है, उस मालिक्यूल को कहा जा रहा है फेरोडॉक्सिन। ये बेटा उन 2 इलेक्ट्रॉन का किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ जो इन्होंने बनाया। जो पहले बन के आ रहे थे वो अलग एक किस्से में घुस गए, ये अपने बनाने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहे हैं उनका मैं किस्सा बता रहा हूँ। फेरोडॉक्सिन कह देता है कि यार तुम लोग चूंकि मेरे साथी फोटो सिस्टम से बने हुए हो, तुम्हारे साथ मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं उन 2 इलेक्ट्रॉन को करूँगा जिन्होंने अपने माँ बाप से लड़ाई करके घर को छोड़ के इतना दूर का फासला तय करके आए थे, उनका कोई खैर नहीं। फेरोडॉक्सिन कर लेता है, क्या कह देता है कि तुम दोनों ऐसा करो, यहाँ से पलट के चले जाओ, और फेरोडॉक्सिन इन दोनों को आगे भेज देता है प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। ये वही क्विनोन है जो कुछ देर पहले हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये चीज़ें मालिक्यूल होते हैं जो प्लांट के सेल के अंदर होते हैं, प्लास्टोक्विनोन के पास ये क्या होते हैं, पड़े होते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन से आ गए प्लास्टोक्विनोन के पास। फिर प्लास्टोक्विनोन इन 2 इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता है एक और जगह पर, उस जगह को कहा जा रहा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है। और साइटोक्रोम के अंदर भी 4 टाइप के होते हैं, जिनमें से A, B, C, D। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इन 2 इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा एनर्जी क्या करता है, यूज़ कर देता है, और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके साइटोक्रोम प्लांट के अंदर ADP और फास्फेट को मिला के प्लांट्स के अंदर फिर से क्या कर लेता है, ATP को बनाता है। तो एक ATP पहले बन गया था, एक क्या हो गया, अभी बन गया है। अब फिर क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन को मज़ीद यहाँ से धक्का देके निकाल दिया जाता है, इन्हें यहाँ से धक्का देके निकाल दिया जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद प्लास्टोसाइनिन के पास आ जाते हैं, और प्लास्टोसाइनिन इंतहाई शरीफ आदमी है। वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ से आए हो बच्चे, तुम्हें ये लोग क्यों इतने धक्के दे के निकाल रहे हैं। वो कहता है कि मुझे इतनी धूप की गर्मी घर में पड़ी थी, मैं घर से बोर हो रहा था, मैं घर से इस गर्मी से बचने के लिए मैंने कहा कि चलो जाके किसी जगह पे घूमता हूँ, और मैं यूँ रास्ता भटक के मुख्तलिफ लोगों के हाथ में इस्तेमाल हुआ। तो प्लास्टोसाइनिन कह देता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं क्या कर लेता हूँ, तुम दोनों को रास्ता दिखा देता हूँ, तुम दोनों क्या करो, वापस अपने पहली वाली जगह पे चले जाओ। और यूं ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन की मदद से
उठ के किसके पास चले जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाते हैं। और यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस क्या हो गए, अपनी पहली वाली पोजीशन पे आके बैठ गए। अब जहाँ से निकले मुख्तलिफ जगहों की विजिटिंग करते हुए, दौरे करते करते वापस उसी जगह पर आ गए। इस वजह से इसको नाम दिया जा रहा है साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन का इसको नाम दे रहे हैं बेटा। क्यों फास्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी बन रहा है। अच्छा, मेरी एक बात पे गौर करना, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों एट अ टाइम हो रहे हैं। कभी एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कभी एक उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार अभी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, ऊपर भी फेरोडॉक्सिन था, यहाँ पर भी। बेटा तो एक तो नहीं होते ना मालिक्यूल, मालिक्यूल तो बहुत सारे होते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, कोई उसके पास आ रहा है। तो यूं ये मुसलसल अमल चलता जा रहा है और यूं हमारे पास क्या बनते जा रहे हैं, एटीपी बनते जा रहे हैं। याद रखना, आपसे एंट्री टेस्ट में पूछा जाए कि साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, तो आप क्या कह देंगे, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। दूसरा आपसे सवाल पूछेगा कि क्या इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, क्या साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में हाइड्रोलाइसिस होता है? नहीं होता। हाइड्रोलाइसिस करने का वजह ही क्या था कि इलेक्ट्रॉन की गैप को पूरा करना था। इलेक्ट्रॉन खुद ही पलट के आ रहे हैं तो गैप को है ही नहीं। तो क्या यहाँ पर कोई विलेन था? नहीं, यहाँ पे कोई विलेन नहीं था। तो विलेन नहीं था तो यहाँ पर क्या NADPH2 बनेगा? नहीं, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में NADPH2 नहीं बनेगा, क्योंकि प्लास्टोसाइनिन उन 2 इलेक्ट्रॉन को खुदा तरसी करके वापस अपनी जगह पे क्या कर देगा, पहुंचा देगा। अलबत्ता नॉन साइक्लिक में ये तमाम काम हो रहे थे, वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा था, वहाँ पे NADP भी बन रहा था। यहाँ तक क्लियर है बेटा?